गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस कैलकुलेट करना सीखा था। इस पार्ट में भी हम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन व्हेन यू विल वॉच द फर्स्ट वीडियो देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। तो मेरा एडवाइस यही होगा कि पहले पार्ट 1 देखिए, देन आफ्टर पार्ट 2। जो वर्क का डायमेंशन आया था वो ये आया था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है एनर्जी। जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है एनर्जी। तो मैं डायमेंशंस पता करने से पहले मैं इसका यूनिट पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि जो एनर्जी होता है उसका यूनिट क्या होता है, क्योंकि आप क्लास 10th में ये पढ़ के आ चुके हो एनर्जी का यूनिट क्या होता है। तो एनर्जी का जो यूनिट होता है, डायमेंशंस की बात नहीं कर रही हूँ, यूनिट की बात कर रही हूँ। यूनिट क्या होता है एनर्जी का? जूल होता है। सबको पता होता है ये चीजें। जो एनर्जी होता है उसका यूनिट जूल होता है। और मुझे एक बात और बताइए, जूल और किसका यूनिट होता है? तो हमें पता है जो वर्क है उसका भी यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जो वर्क का यूनिट है वही एनर्जी का यूनिट आ रहा है। तो देखिए इनका यूनिट सेम है। तो आप याद रखना इस चीज को कि जिन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है तो उनका जो डायमेंशंस होता है वो भी क्या होता है? सेम होता है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूंगी एनर्जी का फॉर्मूला पुटअप करके डायमेंशंस। मैंने बस यूनिट देखा कि दोनों का यूनिट मैच हो रहा था। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि इसका यूनिट सेम है? बेटा वो चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको पता चल जाएगी किसकी यूनिट क्या होती है। तो जो एनर्जी होता है उसका भी जूल होता है, जो वर्क होता है उसका भी जूल होता है। यूनिट सेम होने के कारण दोनों का जो डायमेंशंस है वो भी क्या आ गया? सेम आ गया। तो एनर्जी का जो डायमेंशंस होगा वो भी क्या होगा? वर्क के जैसा होगा, मतलब ml2t-2। ओके। तो किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट सेम होता है तो उनका डायमेंशंस भी क्या होता है? सेम होता है। अब एक चीज और देखिए कि इसमें क्या होता है। अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है आफ्टर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी के बाद की जो दूसरी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है वो आती है काइनेटिक एनर्जी। आप लोगों ने सुना होगा काइनेटिक एनर्जी मोशंस में काम आती है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है तो उसका भी जो यूनिट होता है वो भी क्या होता है? जूल होता है। देखो एनर्जी तो एनर्जी होती है ना। अब वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो ना, ग्रेविटेशनल को यहाँ इंक्लूड मत करना, वो कांस्टेंट एनर्जी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, उसमें लास्ट में क्या आ रहा है बेटा? एनर्जी आ रहा है। तो जो एनर्जी का यूनिट होगा वो उसका यूनिट होगा, जो एनर्जी का डायमेंशंस होगा वो इसका डायमेंशंस होगा। तो काइनेटिक एनर्जी आने के कारण इसका जो डायमेंशन हो गया वो भी क्या हो गया? ml2t-2। तो याद रखिए एनर्जी होती है, कोई सी भी एनर्जी हो वो अलग। अब याद रखना किसी और एनर्जी को यहाँ पे कंपेयर मत करना प्लीज, क्योंकि उनका अलग हो सकता है मे बी। तो वो जो जिसका एनर्जी आने के बावजूद जिसका डायमेंशंस अलग हो जाता है वो मैं अलग से बता दूंगी कहाँ पे अलग होता है। तो फिर आप बस इतना याद रखिए कि एनर्जी लास्ट में आ रहा है, मतलब जो एनर्जी का यूनिट है वो काइनेटिक एनर्जी का भी है, और वही नेक्स्ट क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या हो जाएगा? ml2t-2। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। जो वर्क होता है हमने लास्ट लेक्चर के एंड में वर्क पे कंप्लीट किया था, तो वहां पे आया था ml2t-2। कैसे आया था ये आपको पता है, फॉर्मूला पुटअप किया था, फिर आया था ml2t-2 आया था। ओके। अब आगे हमने पार्ट 2 में देखा एनर्जी का देखा, तो हमने एनर्जी का डायरेक्ट डायमेंशंस नहीं निकाला बेटा। हमने क्या किया, उसका पहले यूनिट देखा, उसका जो यूनिट आया था वो आया था जूल। और हमें पता है कि फिजिक्स में एक क्वांटिटी ऐसी और होती है जिसका यूनिट जूल होता है, तो वो क्या होता है? वर्क, जो पहले कैलकुलेट करके आ चुके हो। तो हमने दोनों को कंपेयर किया, देखा कि इसका भी यूनिट जूल है और इसका भी यूनिट जूल है। तो जिसका यूनिट सेम होता है उनका डायमेंशंस भी क्या होता है? सेम होता है। जो वर्क का डायमेंशन था ml2t-2, वो ही सेम डायमेंशन किसका हुआ? एनर्जी का हुआ। वो भी कितना हुआ? ml2t-2 हुआ। खत्म हुआ यहाँ पे। इसके बाद फिर हमने आगे ये देखा कि एनर्जी तो एनर्जी होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो। तो क्या होगा? इसका भी यूनिट क्या होगा? जो एनर्जी का यूनिट आया है वो इसका काइनेटिक एनर्जी का भी वही रहेगा डायमेंशंस, पोटेंशियल एनर्जी का भी वही रहेगा डायमेंशंस। ओके। अब जो हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी, अब देखेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना। ओके। जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जो नेक्स्ट हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाओगे वैसे पता चलते जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि हर बार हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख सकते हैं, तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है देन यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशंस। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो डायमेंशंस। तो आप धीरे धीरे फॉर्मूला याद करिए, इकट्ठा मत याद करो। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फॉर्मूला आते जाएगा, आप लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ पे याद करते हो तो अगर आप चैप्टर वाइज बढ़ते रहोगे, आगे प्रोसीड करते रहोगे चैप्टर्स में, तो फिर ये चीज़ें वापस से आती हैं। तो उस समय आपको वो कुछ नया नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले पढ़ के जा चुके होंगे, तो वो चीज़ें आपको वो तुरंत लर्न हो जाएंगी। तो नेक्स्ट जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो क्या होता है, आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस बोल रही हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रही हूँ, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। स्क्वायर है ना, भूलना मत, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं मास इनटू डिस्टेंस लिख के आ जाते हैं ना, स्क्वायर भूल जाते हैं। याद रखना डिस्टेंस 2 बार है, तो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर है। अब मुझे पता है ये बात कि जो बेस क्वांटिटी वो 3 ही होती है, या तो m होगा, या तो l होगा, या तो t होगा। तो जो मास है उसको किससे डिनोट करेंगे, m से डिनोट करेंगे। ओके, अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब क्या, टाइम डिस्टेंस। डिस्टेंस को टाइम से डिनोट करेंगे, नहीं। मास से करेंगे, बिल्कुल नहीं। किससे करेंगे, लेंथ से करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, किससे डिनोट करेंगे, लेंथ से डिनोट करेंगे। तो क्या होगा, l का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे m कितना है, 1 है, l कितना है, 2 है। क्या आपको इधर कहीं पे भी आपको t दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया है? तो हम यहाँ पे सिंपली t लिखेंगे और t की पावर 0। t की पावर 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी टाइम का टर्म नहीं आया था हमने, इसलिए जिसका टर्म नहीं आता है उसकी पावर में हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो अगर मैं डायमेंशंस पूछूंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 1, 2 और 0। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, उसको आई से डिनोट किया। उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास को m से डिनोट करते हैं बेस क्वांटिटी में, डिस्टेंस को l से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी क्या आया, स्क्वायर आया। m कितना है यहाँ पे, जितना रहेगा उतना यहाँ पे पावर में लिख देना है, m1। l कितना है, 2। t यहाँ पे कहीं नहीं आया इसलिए t की पावर कितनी हो गई, 0। और डायमेंशंस हमको पता है, पावर को डायमेंशंस बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है mlt उसको नहीं बोलते हैं। तो उसका डायमेंशंस कितना आया, 1, 2, 0। अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है सरफेस टेंशन। जो नेक्स्ट था वो था सरफेस टेंशन था, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ओके, t। तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ है। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस टेंशन का डायमेंशंस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ। अब मुझे आप लोग बताओगे कि फोर्स अपॉन लेंथ मतलब फोर्स का डायमेंशंस कितना होता है। फोर्स का फॉर्मूला नहीं पूछा मैंने, फोर्स का डायमेंशंस पूछा है। और मैंने आपको कितने बार बोला है बेटा कि फोर्स का एक बार आप डायमेंशंस याद कर लो तो क्या होगा, वो चीजें आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड। अगर वो डायमेंशंस पूछता है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट सिंपली उसका फॉर्मूला पुटअप करोगे और फिर क्या आ जाएगा, आपका डायमेंशंस आ जाएगा। तो जो फोर्स होता है उसका जो डायमेंशंस होता है वो बताओ कितना होता है, चीटिंग मत करना, यहाँ से आप खुद अपने से लिखो ना, MLT-2। जिसने MLT-2 लिखा है वेरी गुड। उसके बाद नीचे क्या है बेटा, लेंथ है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी देखो 3 ही बेस क्वांटिटी होती है, MLT, और भी होती है लेकिन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें जितनी यूज करनी है उतना ही करेंगे हम। तो नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ है मतलब क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे नीचे L लिखोगे। अब मुझे बताओ, अब ये जो L है वो ऊपर जाएगा, मतलब अभी +1 में है, ऊपर गया तो कितना होगा, -1, और ये ऊपर में कितना है, +1, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1, और प्लस माइनस 0 हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। सीधा हो क्या, प्लस माइनस करो, सीधा डायरेक्ट क्या करो, डिवाइड में है डायरेक्ट काट दो। तो क्या हुआ, M आया, L कितना आया, 0 आया क्योंकि कट चुका है, और कितना आएगा, T-2। अब क्यों कट हुआ बेटा वो, क्योंकि देखो L, अगर जिसका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है बेटा एक बार फिर से देखो ना, अगर कैसे मैम ने डायरेक्ट ऐसे ऐसे क्यों कट कर दिया। देखो L था, अभी इसका पावर कुछ नहीं है बेटा, मैं क्या मानूंगी, +1। अब अभी भी इसका पावर कितना है, +1 है। अब हमें पता है ये नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है,
तो ये किस में हो जाएगा, L माइनस 1 में। अब देखो ये +1 है, ये -1 है, इतना तो मैथ्स पता होगा, प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो कितना होगा L की पावर 0, तो कितना आया ML0 T-2। तो अगर कोई पूछेगा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका डायमेंशंस क्या होता है, तो आप फॉर्मूला पहले बता देना, फिर उसका डायमेंशंस निकाल देना, तो आपको पता चल जाएगा उसका डायमेंशंस कितना है, 1 0 -2। तो बेटा बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसका हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन देखो जो जो मेन है मैं सिर्फ वो ही बता रही हूँ ना, ओके। क्योंकि देखो मेन ऐसा नहीं है कि पूरा 300 का 300 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे और वो ही आएगा एग्जाम में, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करते जाते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है और जो चीजें चैप्टर में आते जाएंगी तो हम उसको ही लर्न करते हुए जा रहे हैं, फॉर्मूला और डायमेंशंस निकालते हुए जा रहे हैं, ओके। सो सरफेस टेंशन का कितना आया, 1 0 माइनस। अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है टॉर्क। जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है टॉर्क, टॉर्च नहीं ना, टॉर्क, पता चला कोई टॉर्च समझ रहा है। अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है बेटा वो है टॉर्क, और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स क्या, किस में चेंज आएगा, चाहे परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो डिस्टेंस से मतलब है। डिस्टेंस मतलब कौन सा बेस क्वांटिटी होगा बेटा, लेंथ होगा। तो जो फोर्स होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, ML T-2 इनटू डिस्टेंस मीन्स किस में बेटा, L में। L स्क्वायर मत कर देना ना, वो L स्क्वायर दूसरे वाले का था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इसका फिजिकल, इसका जो बेस क्वांटिटी वो क्या होगा, L होगा। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये L कितना हो गया, L2 पावर ऐड हो गई, फिर क्या हुआ T-2। तो अगर मैं पूछूंगी टॉर्क का जो डायमेंशन है वो कितना आया, तो आप बोलोगे 1 2 माइनस। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्ट्रेस। नंबर मैं नहीं दे रही हूँ, आप लोग नंबर डालते हुए चलिएगा। जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फोर्स का डायरेक्ट डायमेंशंस पुटअप करूँगी। फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है ML T-2, और एरिया किसी भी स्क्वायर का ले लीजिए, इनका जो एरिया होता है वो कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। मतलब जो बेस क्वांटिटी में चेंज होगा, L मतलब बेस क्वांटिटी कितनी होती है, T नहीं होती है, MLT मास लेंथ टाइम। जो लेंथ है वो किसे डिनोट होगा, L से। जो ब्रेथ होगा वो भी तो लेंथ में लोगे, तो वो भी किसे डिनोट करेंगे, L से। मीन्स अगर एरिया का कोई फॉर्मूला पूछेगा, एरिया क्या होगा, तो वो क्या होगा, L स्क्वायर। L स्क्वायर पता चला कैसे आया, लेंथ इनटू ब्रेथ किया और फिर बेस क्वांटिटी पुटअप किया तो वो कितना आया, L स्क्वायर आया। अब मैंने क्या किया, उस एरिया में L स्क्वायर को पुटअप कर दिया। अब स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया था, फोर्स का डायमेंशन पुटअप किया, एरिया का डायमेंशन पुटअप किया। अब क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। ML, अब ये क्या होगा, ML T-2। अब ये L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L-2। ये +1 में है, ये -2 में है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, लेकिन बड़े डिजिट के सामने माइनस आने इसलिए माइनस, तो आएगा ML-1 T-2। तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वो आएगा ML-1 T-2। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन पुटअप किया, फिर एरिया का डायमेंशन पुटअप किया। L स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, बेस क्वांटिटी L में ही चेंज आएगा। L स्क्वायर किया, फिर मैंने L स्क्वायर को ऊपर लेके गया। ऊपर लेके जब मैं गई तो -2 में हुआ, फिर जो भी कैंसिल आउट हो गया, जो बचा वो क्या बचा, ML-1 T-2। किसका डायमेंशन है, स्ट्रेस का डायमेंशन है। तो हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेस अलग चीज़ था, स्ट्रेन अलग चीज़ है। स्ट्रेस का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ, मीन्स लेंथ में चेंज आने वाला है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मीन्स बोल सकते हो कि इनिशियल लेंथ अपॉन ओरिजिनल मीन्स व्हाट, इनिशियल लेंथ जहाँ से वो ओरिजिन हो रहा है। चेंज इन लेंथ मतलब उस पर कितना चेंज आ रहा है।
तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो तो तीन ही फिजिकल बेस क्वांटिटी होती हैं, ml/t होती है। तो हमें पता है मास में तो लेंथ की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मास तो आने वाला है नहीं, टाइम भी आने वाला नहीं है, जो भी चेंज होगा वो लेंथ में चेंज होगा। तो स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो लेंथ में चेंज हो रहा है मीन्स क्या होगा, ऊपर भी एल होगा नीचे भी एल होगा, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिखा कि मास भी नहीं आया इसलिए एम की पावर कितनी हुई, 0। यहाँ पे एल कितना कट गया है ना, एल कैंसिल आउट हो गया तो एल भी कितना हो गया, 0। टाइम आया यहाँ पे कहीं पे नहीं आया तो इसलिए क्या हो गया, टी भी 0। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो स्ट्रेन होता है वो डायमेंशंस लेस होता है, स्ट्रेन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो ऐसी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशंस क्या आने वाला है, 0 0 0 आने वाला है। इसका मतलब वहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका 0 0 आ रहा है डायमेंशंस, मतलब ऐसी क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ओके तो हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको समझने की कोशिश करना क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। अब जो नेक्स्ट हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल एक्चुअली कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन कोई कोई सीधा पोटेंशियल बोल देता है, पोटेंशियल का डायमेंशंस बताओ, तो एक्चुअली इसको पढ़ा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, पूछा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशंस बताइए, तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन, मीन्स आपको यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला पुटअप करके उसका डायमेंशन लिखना पड़ेगा, अपॉन चार्ज। अब हमें पता है वर्क डन का तो आपने डायमेंशंस कैलकुलेट कर चुके हो, है ना। तो उसके बाद अब आता है चार्ज आता है, तो हमें चार्ज का तो फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हमें करंट का फॉर्मूला जरूर पता है ना। करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। हमें किसका चाहिए, चार्ज का चाहिए, तो चार्ज को यहीं रखिए, टाइम को करंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप चार्ज को करंट इंटू टाइम लिख सकते हो। तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसका फॉर्मूला लिख के वापस से डायमेंशन पुटअप करो फिर निकालो, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ। वर्क डन आप निकाल के आ चुके हो, पहले वर्क का डायमेंशन वो कितना आया था, ml/t-2 आया था। उसके बाद आता है चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट मीन्स आई इंटू टाइम इट मीन्स टी। अब जो करंट होता है, करंट का फिजिकल बेस जो होता है, मतलब बेस क्वांटिटी होता है, उसको एम्पियर से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, इसलिए ऊपर आएगा ml/t-2। अब जहाँ पे करंट है वहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल ए इंटू टाइम में कौन सा बेस क्वांटिटी आएगा, टी। अब क्या करना है आपको, सिंपली इस सारे टर्म को ऊपर लेके जाना है। अब जब आप सारे टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, ml/t-2 a की पावर -1 t की पावर -1 आएगा, ml/t माइनस प्लस t -3 a -1। इट मीन्स कितना आया, 1 2 -3 -1। ये किसका डायमेंशंस था, पोटेंशियल डिफरेंस का था। पोटेंशियल डिफरेंस सब हमने कुछ नहीं किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपली फॉर्मूला देखा, वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन हमको पता है कितना होता है, ml/t-2 होता है, और चार्ज हमें नहीं पता था चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन हमें करंट का पता है क्योंकि हम क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। तो वहाँ पे देखा गया था जो करंट होता है इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज, हमें चार्ज चाहिए इसलिए चार्ज यहाँ पे रखा, टी को मल्टीप्लाई किया, करंट इनटू टाइम इक्वल टू चार्ज आया। जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। अब यहाँ जो करंट होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यहाँ पे टाइम होता है उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आई होता है उसका जो बेस क्वांटिटी होता है वो एम्पियर होता है, मीन्स जहाँ पे आई होगा वहाँ कैपिटल ए लिखेंगे, कैपिटल ए लिखा, कैपिटल टी लिखा, जो कैंसिल आउट हुआ हमने कैंसिल कर दिया, लास्ट में डायमेंशन लाया 1 2 -3 -1।